नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे बड़े फ्रॉड की बात करते हैं जिसने वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े दिग्गजों तक को हिलाकर रख दिया है। तो कहानी शुरू होती है इस नंबर से। $500 मिलियन, मतलब आधा बिलियन डॉलर से भी ज्यादा। ये वो पैसा है जिसे ब्लैक रॉक जैसी बड़ी फर्मों के सपोर्ट वाले लेनदार वापस पाने के लिए अब जी जान लगा रहे हैं। सोचिए, जब लेनदारों को इस धोखे का पता चला तो उनके पास इसे बयां करने के लिए बस एक ही शब्द था, अविश्वसनीय। मतलब उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। एक ऐसा सीईओ जिसे ज्यादा लोग जानते भी नहीं थे, उसने वॉल स्ट्रीट के धुरंधरों को कैसे चुना लगा दिया। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। इस पूरे मामले को समझने के लिए सबसे पहले उस शख्स से मिलना होगा जो इसके बिल्कुल केंद्र में है, बंकिम ब्रह्मभट्ट। देखिए, दुनिया के सामने बंकिम ब्रह्मभट्ट की छवि एक सेल्फ मेड बिजनेसमैन की थी, एक टेलीकॉम इंजीनियर जो एक कामयाब एंटरप्रेन्योर बना। लेकिन कोर्ट में जो दस्तावेज पेश हुए हैं वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं, एक ऐसे मास्टरमाइंड की जिसने सब कुछ बड़ी चालाकी से प्लान किया। चलिए अब जरा ये समझते हैं कि आखिर ये पूरी स्कीम काम कैसे करती थी, ये पूरा खेल खेला कैसे गया। देखिए, ये पूरी की पूरी स्कीम एक बहुत ही सीधे साधे फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट पर टिकी थी। अकाउंट्स रिसीवेबल, इसका सीधा सीधा मतलब होता है कंपनी के वो बिल जिनका पैसा अभी ग्राहकों से आना बाकी है। जांच करने वालों के मुताबिक ये सब कुछ 5 सोचे समझे स्टेप्स में किया गया। पहले फर्जी ग्राहक बनाए गए, फिर उनके नाम पर जाली बिल तैयार हुए और इन्हीं जाली बिलों को गारंटी बताकर करोड़ों डॉलर के लोन उठा लिए गए और फिर उस पैसे को चुपचाप विदेश भेज दिया गया। लेकिन देखिए, इतना बड़ा फ्रॉड हमेशा तो छिप नहीं सकता था, है ना? और इसका भांडा फूटा सिर्फ एक ईमेल की वजह से, जिसे एक बहुत ही चौकस कर्मचारी ने पकड़ लिया। लेनदारों और ब्रह्मभट्ट के बीच का यह रिश्ता करीब 4 साल तक चला। सब ठीक लग रहा था, लेकिन फिर 4 साल बाद पहली बार कुछ गड़बड़ महसूस हुई। और सबसे दिलचस्प बात क्या है जानते हैं? एक कर्मचारी ने नोटिस किया कि कुछ ईमेल अजीब से डोमेन से आ रहे थे जो असली कंपनियों की नकल लग रहे थे। जब ब्रह्मभट्ट से पूछा गया तो उन्होंने कहा, अरे चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन जब बेल्जियम की असली कंपनी से पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि ये तो धोखाधड़ी है। अब जैसे ही ये स्कीम सामने आई तो चीजें बहुत तेजी से बदलने लगी और इस कहानी का जो मुख्य किरदार था वो अचानक गायब हो गया। फिर क्या था? कंपनियां दिवालिया घोषित हो गईं, न्यूयॉर्क के दफ्तरों पर ताले लग गए, वो एकदम खाली मिले। और तो और ब्रह्मभट्ट ने फोन उठाना, मैसेज का जवाब देना सब बंद कर दिया। लिंक्डइन और ट्विटर से भी जैसे गायब हो गए। और अब कहानी में एक इंटरनेशनल ट्विस्ट भी है। लेनदारों को लगता है कि ब्रह्मभट्ट इस वक्त इंडिया में हैं, लेकिन पक्के तौर पर कोई नहीं जानता कि वो आखिर हैं कहां। ये अपने आप में एक पहेली है। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ एक इंसान या एक फ्रॉड की नहीं है। ये फाइनेंशियल वर्ल्ड के एक ऐसे हिस्से पर रोशनी डालती है जो बहुत तेजी से तो बढ़ रहा है, लेकिन जिसमें खतरे भी उतने ही बड़े हैं। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये वाकई हैरान करने वाले हैं। इससे पता चलता है कि कितने बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर इसका कितना गहरा असर पड़ा है। तो मतलब साफ है, प्राइवेट क्रेडिट का मार्केट यानी निजी कर्ज का ये जो बाजार है वो जितना बड़ा होता जा रहा है, उतने ही शातिर धोखाधड़ी के खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं। खासकर इसलिए क्योंकि इस पर उतनी कड़ी निगरानी नहीं होती। तो ये पूरा मामला हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। फाइनेंस की इस चमचमाती दुनिया की परछाइयों में और क्या क्या है जो हमारी नजरों से छिपा हुआ है।